रूस में हुए आतंकी हमले पर यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिल रहा है। रूस के मकचकाला में ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को रूसी कमांडोज लगातार तलाश रहे हैं। रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकवादियों के खात्मे के लिए जो इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रूस के दक्षिणी प्रोविंस में मौजूद मकचकाला की ये तस्वीरें। तो रूस के दागिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। बड़ी खबर आप देखिए, हुआ क्या है इसमें। 15 पुलिसकर्मियों समेत 17 लोगों की हत्या कर दी आतंकवादियों ने। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को अभी तक मार गिराया है, जो दावा किया जा रहा है। अभी भी कई आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे हैं। रूस के दागिस्तान को दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में आतंकी स्थान बना दिया। धनाधन फायरिंग होती रही। यहूदी पूजा स्थल और चर्च को भी निशाना बनाया गया। पुलिस चौकी पर फायरिंग की गई। पादरी को गोली मार दी गई। यह आतंकी हमला रूस के 2 शहर डरबेंट और मखाचकाला में हुआ। दोनों जगह यहूदी पूजा स्थल पर अटैक किया गया। इन दोनों शहरों के बीच 120 किलोमीटर का फासला है। फिदायीन कार से पहुंचे थे, जो खुली सड़क पर गोलियों की बौछार करते रहे। उसके बाद फायरिंग करते हुए वो इमारत में दाखिल हो गए। रूसी कमांडोज ने वक्त रहते मोर्चा संभाल लिया। रूसी बैटल टैंक सड़कों पर उतर गए। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ और रूसी कमांडो ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। रूस के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में अभी 6 आतंकी मारे गए, लेकिन मरने से पहले इन दहशतगर्दों ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हमले में 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि सुरक्षा एजेंसी ने शक जताया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के समर्थक इन हमलों के पीछे हो सकते हैं। तो रूस के दागिस्तान प्रांत में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने दागिस्तान के डरबन शहर में एक साथ कई जगहों पर हमला किया है। आतंकवादियों ने 2 चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है। चर्च के पादरी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। चर्च में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी। आतंकवादियों ने मकचकाला में भी पुलिस चौकी पर हमला किया है और इसमें 15 पुलिस वालों की मौत हो गई है। आतंकी हमले के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुतिन ने क्रेमलिन में इमरजेंसी बैठक की है और इस बैठक में सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई है। कैसे आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा और इस हमले का बदला लिया जाएगा, ये सब कुछ इस वक्त मॉस्को में हो रहा है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, डरबेंट में हमले का नया वीडियो अब आप देखिए। रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है। रूसी सेना आतंकवादियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही, क्रॉस फायरिंग की। ये देखिए आप तस्वीरें। इमारत में रिहायशी इलाके में यह आतंकवादी छिपे हुए और लगातार फायरिंग की आवाज। और वहीं दागिस्तान के डरबेंट में हमले के बाद सेना मुस्तैद है। शहर में नजर आ रहा है आर्मर्ड व्हीकल। आपको डरबेंट शहर में जो मूवमेंट इस वक्त हो रही है उसकी तस्वीरें दिखा रही है। ये देखिए, सेना और आर्मर्ड व्हीकल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का विशेष सत्र। सत्र के दौरान 10 दिन में कुल मिलाकर 8 बैठकें होंगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, संसद में शुरुआत से ही टकराव के आसार हैं। ये सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के नाम को लेकर, भर्तृहरि महताब को लेकर सहयोग नहीं करेगा विपक्ष। ये लगातार बयानों में भी हमने देखा। सहयोग के लिए 3 सांसद चुने गए थे। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से इंडिया अलायंस के सांसद बेहद नाराज हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर।
तो 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र की आज से शुरुआत, लेकिन संसद में शुरुआत से ही टकराव के आसार हैं। इस बार बीजेपी के ओडिशा से लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं। कांग्रेस ने अपने 8 बार के सांसद कोनिल सुरेश यानी के सुरेश को स्पीकर बनाने की मांग की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस के सांसद लगातार नहीं जीते हैं, इसलिए उनकी वरिष्ठता का आधार नहीं बनता। ये के सुरेश को लेकर कहा गया बीजेपी की तरफ से। सोर्सेज से खबर है कि विपक्ष प्रोटेम स्पीकर का सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेगा। यही वजह है कि आज पहले दिन से ही भारी टकराव के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको प्रोटेम स्पीकर से जुड़ी अहम जानकारियां दे देते हैं। दरअसल यह आपको बता दें कि सदन के वरिष्ठतम सदस्य की जो पद पर वो प्रोटेम स्पीकर को बैठाया जाता है, उनको चुना जाता है, चयनित किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के लिए बेहद आवश्यक होता है। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। And in facilitating the election of the new speaker, that's all. It is not a post to transact business or any other things. But the opposition is trying to politicize this issue. They are trying to politicize it. They say they will be protesting. लोकसभा स्पीकर बनाया गया है, इस बार होगा, इतिहास दोहराया जाएगा इस बार। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। So opposition is saying that it is because the BJP showing anti-Dalit stand. That is why K. Suresh हाँ, ये सब इशू नहीं है, तो जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरा तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट So one message you would like to give to the opposition, given the fact that they are planning to corner the government on several issues, sir? No, right now let us begin our new parliament session, the 18th Lok Sabha, in a positive note. Okay. Thank you for speaking to us. So that was Kiren Rijiju. तो आप देखिए, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो भर्तृहरि महताब को लेकर इस वक्त विपक्ष की तरफ से विरोध है। इसी पर रिपोर्टर्स भी सवाल पूछ रहे थे उनसे। अब देखिए, मेरे साथ इस वक्त 3 सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता आमोद राय इस वक्त संसद भवन से लाइव है और इसके अलावा मेरे सहयोगी विजय चौक से रवि मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं जो कि लाइव है, और संसद भवन से रजनीश रंजन भी लाइव है। आमोद, देखिए, बड़ा सवाल यही और यही सवाल किरेन रिजिजू से ही पूछा गया। आज पहला दिन है विशेष सत्र का, लेकिन भर्तृहरि महताब को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। देखिए, विपक्ष ने पहले से ये साफ कर दिया है कि भर्तृहरि महताब की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर उसमें रोष है और वो नाखुश हैं। उनका सिंपल मांग था कि के सुरेश जो 8वीं बार के लोकसभा सांसद हैं, सीनियर मोस्ट हैं, तो उनको बनाया जाना चाहिए था। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म में अगर देखें तो 7 बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड सिर्फ भर्तृहरि महताब का है, इसलिए उन्होंने बनवाया है, ये इस पद पर बिठाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा ठोस नियम या कानून नहीं है जो ये कहता हो कि 7 बार का एमपी नहीं बन सकता, 8वीं बार का एमपी ही बनेगा। तो ये एक परंपरा के आधार पर बनाया जाता रहा पद है। जब भी प्रोटेम स्पीकर कोई बनता है तो परंपरा के हिसाब से सीनियर मोस्ट व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाता है। उसमें कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया गया है और कंसेक्यूटिव का जहाँ तक बात है, लगातार 7 बार बने रहने का, उसकी दलील सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष की मांग अपनी मांग है। निश्चित तौर पर इस बात पर दोनों में रोष है और हंगामे के आसार हैं। लेकिन आज पहला दिन जब प्रधानमंत्री समेत 280 सांसद लोकसभा में शपथ लेंगे तो इसमें विपक्ष के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं होगा हंगामा करने का। लेकिन हाँ, शुरुआती समय में संसद के परिसर में, संसद के बाहर इन सब विषयों पे हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, रवि भी हमारे साथ विजय चौक से जुड़े। रवि, जिस तरह से आमोद जी की तरफ से कहा गया, क्या बवाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, कि भाई परंपरा तोड़ी गई। के सुरेश 8 बार के जीते सांसद है, लेकिन भर्तृहरि महताब 7 बार की जीते हुए हैं।
करुणा, देखिए पहले ही अगर कहें कि पहले ही कदम से विवाद और विरोध शुरू हो गया तो ये गलत नहीं होगा, आप भी बता रहे थे। और मैं चाहूंगा इसमें एक इंफॉर्मेशन और जोड़ दूं। देखिए जब प्रोटेम स्पीकर के लिए बीजेपी ने भर्तृहरि महताब का नाम आगे किया तो 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया था जो कि महताब की मदद करेंगे इस पूरी अवधि में जब तक स्पीकर चुना जाएगा। इसमें देखिए 3 जो थे वो इंडिया अलायंस के लोग थे और 2 सांसद जो थे वो एनडीए की तरफ से। 3 कौन से थे? इसमें के सुरेश, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाह रही थी इंडिया ब्लॉक चाह रहा था, वो भी शामिल थे, और सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के और टीआर बालू डीएमके के, और इसके अलावा राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि एनडीए की भाजपा की तरफ से शामिल थे। लेकिन अब देखिए टकराव कैसा है कि अब विपक्ष के जो तीनों सांसद थे 22 जून को उन्होंने इस नियुक्ति से, मतलब ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में इस कमेटी से ही अपना नाम वापस ले लिया। यानी राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया, एक तरीके से इनको जिम्मेदारी दी कि प्रोटेम स्पीकर को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में वो मदद करेंगे। लेकिन इन तीनों लोगों ने अपना विरोध जताते हुए उस कमेटी से या उस सदस्यता से ही वापस अपना नाम ले लिया है। यानी अब बीजेपी के ही 2 लोग रहेंगे प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए। देखिए ये अपने आप में संकेत है कि प्रोटेम स्पीकर से अभी कहानी शुरू हुई है। आज प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाएंगी राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां से फिर वो संसद का रुख करेंगे और आगे जो है नए निर्वाचित जो सांसद हैं उनके शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत वो कराएंगे। जिम्मेदारी उनकी यही होती है स्पीकर चुने जाने तक संसद की सारी जो कार्यवाही है उसकी अध्यक्षता करना। लेकिन पहले ही चरण में इंडिया ब्लॉक की तरफ से जबरदस्त विरोध जताया गया है। बिल्कुल रवि, और इंडिया ब्लॉक का क्या रुख रहने वाला है कि बिल्कुल रवि, इंडिया ब्लॉक का क्या रुख रहने वाला है वो दिखा भी दिया गया है, वो बयानों में नजर आया जब जयराम रमेश की तरफ से भी इस पर खड़ा विरोध दर्ज करवाया गया। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं इससे जुड़ी हुई, संसद सत्र के पहले दिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से एकजुटता दिखाई जाएगी। इंडिया अलायंस के सभी सांसद एक साथ संसद जाएंगे। सुबह 10:30 बजे एक साथ संसद जाएंगे सभी इंडिया ब्लॉक के सांसद। पहले जहां गांधी प्रतिमा थी वहां इकट्ठा होंगे सभी सांसद, जो खबर आ रही है। और रजनीश रंजन हमारे साथ संसद भवन से लाइव है। रजनीश, क्या जानकारी है, खबर आ रही है इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद एक साथ संसद पहुंचने वाले हैं, कोशिश क्या है? देखिए नई सरकार की गठन हुई है और पहला ही दिन है संसद के सत्र का, और जबरदस्त हंगामा और जबरदस्त टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज पहले ही दिन देखने को मिल सकता है। विपक्ष की रणनीति की बात करें तो 10:30 बजे जो जहां पे गांधी जी की प्रतिमा थी वहां पर तमाम विपक्षी सांसद एकजुट होंगे, उनके हाथ में प्ले कार्ड्स होंगे, और जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है उस विरोध को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की उनकी रणनीति है। लेकिन उससे पहले 10:15 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद मौजूद रहेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी अलग रणनीति बनाएगी और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ ये पूरा प्रदर्शन होगा। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर के मामले को लेकर जबरदस्त विरोध की तैयारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने की है। चूंकि आज शपथ होना है सांसदों का तो संसद के भीतर ये इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। बिल्कुल रजनीश, आज भले ही आज औपचारिक तौर पर जो नवनिर्वाचित सांसद है उनका शपथ होगा आज और कल की तारीख में, लेकिन इससे पहले जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से भर्तृहरि महताब जिन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया है उन्हें लेकर लगातार जो हंगामा है वो किया जा रहा है और तैयारी भी इसको लेकर नजर आ रही है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के सत्र में पूरे 10 साल के बाद 3 बड़ी तस्वीर पहली बार देखने को मिलेगी। 18वीं लोकसभा की 3 बड़ी तस्वीरें आप जरा देखिए। 18वीं लोकसभा की 3 बड़ी तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए पूरे 10 साल बाद पहली बार बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास बहुमत से 21 ज्यादा सांसद हैं। 10 साल के बाद इस लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। तो ये 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 2 बार से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नेता विपक्ष के लायक सीटें ही नहीं मिली थी। आप देखिए 234 सीटों के साथ इस वक्त जो विपक्ष है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है और विपक्ष भी ये जानता है 10 साल के बाद विपक्ष जो नेता विपक्ष है वो होगा। 234 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष उभर कर सामने आया है।
और वहीं इस बार सांसदों का शपथ ग्रहण पहली बार नए भवन में होगा। अब दलों के हिसाब से आपको 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा की तस्वीरें दिखाते हैं। तो पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने कैसे बदल गई है 18वीं लोकसभा। 2014 की अगर बात करें तो एनडीए के कुल मिलाकर 335 सांसद थे, जबकि विपक्षी गठबंधन यूपीए की संख्या सिर्फ 59 पर आकर सिमट गई थी। इसके बाद 2019 की बात करें तो एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 352 तक पहुंचा था और मजबूत हुआ था एनडीए जहां पहुंचा, जबकि यूपीए की गिनती 91 पर अटकी थी। लेकिन 2024 में पूरा सीन पलट गया। एनडीए की संख्या घटकर 293 पर पहुंच गई तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस बढ़कर 234 पर पहुंच गए, यानी जो विपक्षी गठबंधन है वो भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, संसद में हंगामे के आसार के बीच सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। संसद सत्र से पहले एसपी बुलाएगी बैठक, ये तैयारी है समाजवादी पार्टी के संसद भवन में। समाजवादी पार्टी सांसदों की बैठक, ये सोर्सेस बतला रहे हैं। संसदीय दल कार्यालय में हो सकती है बैठक। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की बैठक संसद सत्र के शुरू होने से पहले बुलाई गई है। क्या मकसद है, क्या रणनीति तय की जाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष का जो मूड है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह से पहले दिन ही बड़ा बवाल और टकराव खास तौर पर प्रोटेम स्पीकर को लेकर दिखने को मिल सकता है। और देखिए, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा विवाद और उससे जुड़े प्रयास की आपको बता दें, एनटीए को लेकर बनाई गई हाई पावर कमेटी की आज बैठक है। डॉक्टर के राधा कृष्णन कमेटी के चेयरमैन है, जो कि पूर्व इसरो चीफ है। एनटीए में सुधार के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। तो आज इस कमेटी की, हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक। एनटीए को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो हाई पावर कमेटी गठित की है, उसकी पहली बैठक आज होने वाली है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 लोगों की एक समिति का गठन किया है, जिसके चेयरमैन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन बनाए गए हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक कांड की जांच में जुटी सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। इस केस में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीआई की दिल्ली यूनिट पेपर लीक की जांच कर रही है। सीबीआई की टीम बिहार और गुजरात में दर्ज केसों को टेक ओवर करने में जुटी है। सीबीआई दोनों राज्यों की पुलिस से केस डायरी भी लेगी। इसके बाद बिहार में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ होगी। बिहार पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक उसने नीट परीक्षा लीक कांड में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच सूत्रों से खबर है कि नीट के मुद्दे पर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को लेकर कल एक बड़ी बैठक की है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी मौजूद रहे। और वहीं नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ा खुलासा, बड़ी खबर, आरोपी चिंटू कुमार का ईओयू के सामने बड़ा खुलासा। पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से पेपर के प्रिंटआउट्स निकाले गए थे। 35 छात्रों को प्रश्न पत्र उत्तर रटवाया गया। ये चिंटू कुमार की तरफ से दावा और खुलासा। रॉकी के जरिए ही प्रश्न पत्र उत्तर भेजे गए। सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री का पेपर आया। तो बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो कि लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, उसके सामने ये जो बड़ा खुलासा है वो चिंटू कुमार की तरफ से किया गया है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रुपेश, और क्या जानकारी सामने आ रही है इस खुलासे पर? देखिए, बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद से यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। अब हजारीबाग के एक ओएसिस स्कूल में जो परीक्षा केंद्र था, वहीं का बुकलेट गायब हुआ है। लेकिन परीक्षा केंद्र से गायब हुआ है या ट्रांसपोर्टिंग के दौरान गायब हुआ है या फिर बैंक से केंद्र तक लाने के दौरान गायब हुआ है, ये अभी तक अनुत्तरित है। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है। और ईओयू की अब तक की तफ्तीश में जो टीम झारखंड गई थी, उसने वहां के प्रिंसिपल से, केंद्राधीक्षक से और रांची में कई जगह पूछताछ होने के बाद से यह खुलासा हो गया है कि जो प्रश्न पत्र, जो बुकलेट नंबर हम दिखला रहे हैं, वही बुकलेट नंबर हजारीबाग के उस परीक्षा केंद्र पर जाना था और वही लीक हुआ है। और उसके बाद से वो रॉकी उर्फ राकेश, जो कि संजीव मुखिया गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है
और संजीव मुखिया का रिश्ते में वो दामाद लगता है, और उसी ने वो प्रश्न यहाँ पर चिंटू पिंटू को भेजा था। पिंटू ने फिर उसको प्रिंटर से निकाल करके, हालांकि प्रिंटर जो वाईफाई से कनेक्टेड था वो थोड़ा गड़बड़ था, लिहाजा 35 की संख्या में यहाँ छात्र थे, लेकिन 10-12 उसकी कॉपी निकाले गए और छात्रों को दिए गए। और सबसे पहले किस प्रश्न, कौन से सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र है ये तो हम दिखला ही रहे हैं, और छात्रों ने उसको रटा। हालांकि समय बहुत कम था, बावजूद इसके छात्रों ने पूरी तैयारी वहां पे की, जिन छात्रों को प्रश्न पत्र दिया गया। और आखिर में जो कुछ बातें हुई थी जिन लोगों से, चाहे वो सिकंदर से बातचीत हो या फिर संजीव मुखिया से जो बातचीत हुई थी, चिंटू ने ये भी खुलासा किया है कि पटना के NIT घाट पर उसने तमाम सिम को तोड़ करके और वो गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये इस तरह के खुलासे जब चिंटू के साथ 5 अन्य लोग देवघर से गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से ये बिल्कुल रुपेश, तो रॉकी की तरफ से प्रश्न पत्र भेजा गया, चिंटू पिंटू ने प्रिंटआउट्स निकाले, कहां से निकाले गए, किस प्ले स्कूल से, वो सब बताया, और कैसे फिर छात्रों को ये प्रश्न पत्र और जो उत्तर है वो सब रटवाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर, जहां पर नवादा में सीबीआई की टीम पर हमला हुआ है। दरअसल यूजीसी नेट मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम यहां पर गई हुई थी। हमले में सीबीआई की टीम की गाड़ी का जो ड्राइवर है वो घायल हो गया है, बताया जा रहा है। सीबीआई ने आरोपियों को 7 से 8 फोन भी जब्त किए हैं। सोर्सेज बता रहे हमले में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूजीसी नेट का पर्चा लीक मामले की जांच के लिए नवादा पहुंची सीबीआई और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सीबीआई टीम की गाड़ी के ड्राइवर की पिटाई भी हुई, जिससे वह घायल हो गया है। ये घटना रजौली थाना क्षेत्र के मुरैना कसियाडीह का है। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीबीआई टीम पर हमले में 8 आरोपी नामजद हैं और 150 से 200 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। इनके नाम हैं राधा कुमारी उर्फ मधु, प्रिंस कुमार, ललन कुमार, अमरजीत कुमार। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक नवादा में छापेमारी के दौरान 7 से 8 फोन भी जब्त किए गए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। पेपर लीक का तार जोड़ने से नवादा जिले के कई लोग आश्चर्यचकित हैं। शनिवार शाम सीबीआई की टीम नवादा पुलिस के साथ मुरैना के कसियाडीह गांव पहुंची थी और जब वापस लौट रही थी, इस दौरान आरोपियों के घर वालों और 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने सिविल ड्रेस में पहुंची सीबीआई टीम को नकली बताते हुए घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। और वहीं नीट और यूजीसी समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर विपक्ष हमलावर है। यह कहा गया है कि बीजेपी के शासनकाल में एक भी परीक्षा सही तरीके से आयोजित नहीं हो पा रही। ये सरकार नौजवानों के, बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। नीट पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी पेपर लीक हुए हैं। किसी में किसी अपराधी को सजा आज तक नहीं हुई है और हर इस तरह के मामलों के तार कहीं न कहीं भाजपा या गुजरात से जुड़े होते हैं। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तत्काल सारे दोषियों को, अभी तक जितने उत्तर प्रदेश में 11 मामलों में पेपर लीक हो गए, एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होता है। ये लीक वाली सरकार देश के स्वास्थ्य के लिए और नौजवानों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए, नीट के मामले में केंद्र सरकार बहुत देर से हरकत में आई। विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल जी बहुत पहले से इस बात को उठा रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री प्रधान जी उसको लगातार टालते रहे। और चलिए अब बात करते हैं यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक मामले की। यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी और पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। आरोप है कि इन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक किया था। इन सबको प्रयागराज में मिंटो पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं सुनील रघुवंशी, सुभाष प्रकाश, विशाल दुबे, संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, विवेक उपाध्याय। बताया जा रहा है कि सुनील रघुवंशी उस प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचा जहां पेपर की छपाई हो रही थी। प्रेस में कुछ खराबी होने के बाद इसे ठीक करने के नाम पर वह प्रेस में गया। उसने वहीं से पेपर लिया और अपने घर आ गया। फिर उसने विशाल दुबे और सुभाष को अपने साथ लिया और 12-12 लाख रुपए में पेपर बेच दिए। सुभाष प्रकाश से बरामद मोबाइल से पता चला है कि 9 फरवरी को रात 10:31 पर उसने व्हाट्सएप से लोगों को पेपर बेचा था। ये पेपर सामान्य हिंदी का था।
इसके बाद रात 10:32 पर व्हाट्सएप से ही सामान्य ज्ञान का पेपर भी बेच दिया गया। सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस मामले में एसटीएफ 10 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपी विधान परिषद सदस्य सूरज रेवन्ना को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूरज रेवन्ना पर जेडीएस कार्यकर्ता से अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगा है। महज 1.5 महीने में एचडी रेवन्ना परिवार के 3 सदस्यों को जेल हो चुकी है। पहले यौन उत्पीड़न के मामले में जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना और उनके बेटे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम आया और अब सूरज रेवन्ना अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। शनिवार को हासन जिले के होलेनसिरपुरा पुलिस स्टेशन में सूरज रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, जिसमें बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल सूरज रेवन्ना को कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ से कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। इस बीच सूरज के पिता एचडी रेवन्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने उनके परिवार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाते हुए उनका न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया है। वहीं सूरज रेवन्ना ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। सूरज ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति ने उससे 5 करोड़ रुपए ऐंठने की झूठी कहानी बनाई है। पुलिस ने सूरज रेवन्ना के करीबी सहयोगी शिव कुमार की शिकायत पर जेडीएस कार्यकर्ता के खिलाफ जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर एक वकील को कार से कुचलकर मार दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, आप देखिए। अबे मार डाले। नशे में धुत कार चालक ने वकील को 20 मीटर तक सड़क पर ही घसीट दिया। कानपुर के रैना मार्केट में बीती रात कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद अधिवक्ता भोला तिवारी और कार चालक में बहस हो गई। कार रोकने की कोशिश करते हुए भोला तिवारी उसके आगे आ गए। वो कार रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन नशे में डूबा कार चालक धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अचानक उसने कार की गति बढ़ा दी। भोला तिवारी को करीब 20 मीटर तक वो खींच के ले गया और फिर उनको कुचलते हुए फरार हो गया। आनन फानन में अधिवक्ता को कानपुर के हैलेट अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो वायरल होने और पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि यूपी 78 GZ1898 हुंडई वेन्यू कार स्वामी नाम के शख्स के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने उसके घर में दबिश दी, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि कार के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। पुलिस इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम से हमला किया गया। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा घटना मुर्शिदाबाद के रेजी नगर इलाके की है, जहां टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर बम से हमला कर दिया गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने ग्राम पंचायत सदस्य अजरुल शेख के घर के सामने धमाका किया और मौके से फरार हो गए। এখানে ঘটনা হয়েছে, আমি ভাত খেয়েছি, ভাত খাওয়ার পর দেখি আমার বাড়ির সামনে এসে বোম চার্জ করে 2 জন মোটরসাইকেলে পালিয়ে গেল। घटना के बाद रेजी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लेने के बाद पड़ताल शुरू की गई। हमले के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि 4 जून के बाद से पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है वो पूरी तरह से राजनीतिक हिंसा है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। बढ़ती हिंसा के बाद बीजेपी की केंद्रीय टीम भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी है और संदेश खाली सहित कई जिलों का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों के समर्थकों की खैर नहीं होगी। राज्य की पुलिस पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ शत्रु एजेंट अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR स्वैन ने कहा है कि आतंकवादियों के समर्थकों को अब शत्रु एजेंट कानून के तहत आरोपों का सामना करना पड़ेगा, जो UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम से भी ज्यादा कठोर है। डीजीपी ने कहा है कि शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों के मुकदमे के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्थे लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये हैं उसके दायरे में लाएंगे इनको और इनको सजा दिलाएंगे।
शत्रु एजेंट अधिनियम 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों या फिर आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए लाया गया था। पुलिस प्रमुख ने एक समारोह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले कुछ महीनों में जम्मू क्षेत्र से सभी विदेशी आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला है। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल का टिकट आज ही पक्का कर देना चाहती है। अंक तालिका में भारत 4 अंक के साथ पहले नंबर पर है। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में टीम इंडिया को हराना ही होगा। आज ऑस्ट्रेलिया के हारने पर अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो फिर भारत और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है और अफगानिस्तान भी 2 अंक के साथ ही तीसरे नंबर पर है। अगर ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को हरा देती है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और इसके बाद अफगानिस्तान बांग्लादेश को अगर हरा देता है तो कंगारू टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेले जाने वाले मैच में बारिश का साया भी मंडरा रहा है। बारिश होने से अगर मैच रद्द हो जाता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल जाएंगे और भारतीय टीम 5 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं कंगारू टीम के 3 अंक हो जाएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्रार्थना करेगा कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा दे जिससे कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर कंगारू टीम सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हो जाएगी।